MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। निवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में एक ही वो सवाल है जो पूछता है पूरा भारत और पूछता रहेगा पूरा भारत कि एक धमाका, 6 आतंकी डॉक्टर, 5 राज्य और 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, किसी को पता नहीं चला कि देश की राजधानी दिल्ली के 100-150 किलोमीटर के रेडियस में मोटा मोटा 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो चुका है। हम बात करते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी ज्यादातर एक ही धर्म के होते हैं। मैं कह रहा हूं बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। ये आतंकी डॉक्टर हैं, कल इंजीनियर हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकता है। अब ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि वो डॉक्टर जिसको हिंदुस्तान में तो कम से कम भगवान या भगवान के बराबर रखा जाता है, कि जब भगवान ना बचा पाए तो डॉक्टर के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले, मेरे घर के व्यक्ति का जीवन बचा लीजिए। ये हैं आज के डॉक्टर, ये हैं आज के आतंकी डॉक्टर। मैं नहीं कह रहा हूं एवरी डॉक्टर इज आतंकी, लेकिन ये एक सोच है जो काम कर रही है। ये कोई 6 महीने में नहीं किया हुआ, ये कोई साल भर में नहीं किया हुआ। इसकी प्लानिंग, इसका षड्यंत्र कम से कम 5 से 6 साल से रचा जा रहा है। और ये अब हमको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये जो हम सोच के बैठे थे कि बिना जिनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, जिनके साथ बहुत त्रासदियां होती हैं, वो ही बंदूक उठाते हैं, या 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना। अभी बताऊंगा किसको कितना, जरा तस्वीर चला दीजिए। इन 6 में से 3 को 4 लाख रुपए महीने से ज्यादा मिल रहा था। कोई डॉक्टर है, एक्सपोजर, विदेश घूम के आए हुए। ये नॉर्मल प्लॉटिंग नहीं है। आज तक यही बताया गया था कि वही आतंकवादी बनता है जिसके साथ बहुत प्रताड़नाएं होती हैं, जिसके परिवार के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसने कभी कुछ देखा नहीं, जिसको एक्सपोजर नहीं मिला, जिसके ऊपर सरकारी, जिसके ऊपर सामाजिक बहुत ज्यादा त्रासदियां होती हैं, जिसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। यहां कौन सी प्रताड़नाएं थी? डॉक्टर बने, लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाई और ऐसे बचाई जिंदगी। और आज एक और सवाल है जो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कि आज तक, अभी तक हमने जिस भी आतंकी के घर परिवार वाले से बात की है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये 2 साल पहले घर छोड़ गया था, ये साल भर पहले घर छोड़ गया था। बहन बोलती है भाई मुझे नहीं पता कहां था, मां बोलती है बेटा मुझे नहीं पता था, बाप बोलता है मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहां था, भाई बोलता है मुझे नहीं पता मेरा भाई कहां था। आज इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, आज इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। पूछता हूं मैं आज आपसे, क्या इसके बाद जम्मू कश्मीर से आने वाले हर डॉक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे लोग? वो गलत है, लेकिन ये होगा, ये आप जानते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह, यहां बताया जाता है कि 40-45% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चे आते हैं।
क्या हर जम्मू कश्मीर का बच्चा आतंकवादी होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये आतंकी जो निकलते हैं इसमें 80% जम्मू कश्मीर से क्यों होता है? इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकार से नहीं पूछेंगे कि देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से? और जब दोपहर को पकड़ लिया था तो उसके बाद दिल्ली हाई अलर्ट पे क्यों नहीं थी? ये गाड़ी, इस गाड़ी का कोई चेक नहीं था, कोई चेक पॉइंट नहीं था। ये पुरानी दिल्ली तक पहुंची तो चाहिए चाहती तो सेंट्रल दिल्ली नहीं पहुंच सकती थी? क्या ऐसी कोई और गाड़ी सेंट्रल दिल्ली में नहीं आई? क्या किसी ने चेक किया? क्या कोई अलर्ट था? सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस से भी पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक आपने यह खबर छुपा के रखी? कितने दिनों तक आप इस खबर को छुपा के रखना चाहते थे? और जम्मू कश्मीर के सीनियर आला पुलिस अधिकारियों ने उस मीडिया, उस अखबार के दफ्तर में जाके उनसे पूछने में जितना टाइम वेस्ट किया कि आपका सोर्स क्या है, आपकी खबर कहां से आई, अगर उसका आधा समय भी बाकी स्टेट एजेंसीज को बताने में लगाया होता तो क्या पता यह ब्लास्ट भी रुक जाता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आप समझ रहे हैं? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसे सफेद पाउडर कहते हैं आतंकी, उससे कितना आईईडी बन सकता है? पूरी दिल्ली दहक सकती थी, पूरी दिल्ली। ये वो सवाल है जिनका जवाब आज हमें मांगना होगा, सरकारों से भी और अपनी सोसाइटी से भी। अब ये नहीं चलेगा, ये आतंकी पकड़े जाएंगे और इनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ये अपने परिवार वालों से बात करते हैं और जब पुलिस पूछती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे बेटे से कोई मतलब नहीं, हमारा बेटा 3 साल पहले हमारे घर का दरवाजा इसके लिए बंद हो चुका है। ये अब भारत नहीं सुनेगा। ये हर एक उस ओवरग्राउंड वर्कर के लिए है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या वो उत्तर प्रदेश का। यूपी एटीएस ने आज शामली, मेरठ, हापुड़, लखनऊ रेड मारी है। क्या वहां से अरेस्ट नहीं किए? 9 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कराए। क्या उनके घर वालों से पूछताछ नहीं की? पूछताछ की, लेकिन जवाब एक ही आता है, हर बार एक जवाब, ओनली वन, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये साल भर पहले घर छोड़ गया था, ये 2 साल पहले घर छोड़ गया था, ये 4 महीने पहले घर छोड़ गया था। कहां रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कौन है इसके दोस्त, हमें नहीं पता। और सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, घर वालों को एग्जैक्टली पता है। पुलिस तो निकाल लेगी ना भैया, ऐसे ही थोड़ा ही कहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आंखों पे पट्टी जरूर होती है लेकिन हाथ लंबे होते हैं। ये कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? ये मीर जाफर हैं, ये मीर जाफर हैं जो देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं है कि इन आतंकियों का जैश से कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन, क्लियर। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा, जब हमने आतंकियों को मारा, उनके घर में मारा, उनके आतंकी जो उनके संगठन थे, जो उनके ऑफिसेस थे, चाहे उन्होंने जहां बनाए हो हमें नहीं पता, लेकिन हमने वहां मारा। उस दिन से हमें पता था कि वो वापस वार करने की कोशिश करेंगे। मैप दिखाओ सर, फरीदाबाद दिल्ली से कितना दूर है? हर एक कोई नई बिल्डिंग जो फरीदाबाद में बनाते हैं ये बिल्डर, बोलते हैं दिल्ली से 5 मिनट दूर, दिल्ली से 3 मिनट दूर, दिल्ली से साउथ दिल्ली से 5 मिनट दूरी पे घर खरीदिए फरीदाबाद में। ऐसा लगता है दिल्ली का एक्सटेंशन है, उसी दिल्ली के एक्सटेंशन फरीदाबाद में। मैप चलाइए शर्मा जी, प्लीज मैप चलाइए। आई वांट टू शो द पीपल मैप, प्लीज मैप चलाइए। उस दिल्ली के एक्सटेंशन, देश की राजधानी एक्सटेंशन फरीदाबाद, 3000 किलो से ज्यादा, पहले 250 किलो। RDX लिख दिया था पत्रकारों ने,
तो बहुत हरियाणा पुलिस को खलबली मच गई कि आरडीएक्स नहीं है, आरडीएक्स नहीं है। क्या अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है जी? गंगा जल होता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट से भी बम बनता है ना। पहले 250 किलो। आप ये पुलिस एजेंसीज, ये हरियाणा की पुलिस, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस, एक स्टेट की पुलिस खबर को दबाने में लगती है अनंत विजय जी। 3 दिन तक खबर दबा के रखी। हरियाणा की पुलिस को यह दिक्कत थी कि आरडीएक्स बोल दिया, अमोनियम नाइट्रेट है। इसकी दिक्कत नहीं थी कि दिल्ली से 10 मिनट, 5 मिनट, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में 200 किलो, 250 किलो। फिर पता लगा एक और बराबर वाले घर में 2500 किलो, और आज भी कितने किलो अमोनियम नाइट्रेट और मिला है। ये तो वो है जो ओपन तरीके से बताया जा रहा है। देश की राजधानी 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। और जब इन आतंकियों के घर वालों से पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे हमारी इन आतंकियों से बात नहीं होती। जरा तस्वीर चलाइए इन 6 आतंकी डॉक्टरों की। डॉक्टर आदिल अहमद जम्मू कश्मीर में जैश का पोस्टर लगाते थे। सहारनपुर से इनको गिरफ्तार किया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार किया है। उमर नबी, ये भी डॉक्टर है, धमाके वाली कार में था, जिंदा है या नहीं अभी इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर, ये वो डॉक्टर है जिनको जिंदगी बचाने की डिग्री इन्होंने ली है। मैं कह रहा हूं कि चेक करना पड़ेगा इन्होंने डिग्रियां कहां से ली हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद, कार से हथियार मिला, जैश से लिंक है, फरीदाबाद से गिरफ्तार। डॉक्टर सज्जाद अहमद, कार में बैठा डॉक्टर उमर का दोस्त, पुलवामा से गिरफ्तार। और मैं फिर बता रहा हूं, ये जो भी पिक्चर पेंट करते थे ना अभी तक कि बहुत प्रताड़नाएं हुई हैं, पिक्चरें बनी है कितनी अनंत विजय जी, पोर्ट्रे करने के लिए कि जिसके साथ सिस्टम ने नाइंसाफी की है, जिसके साथ लोगों ने बहुत गलत किया, समाज ने गलत किया, सरकार ने गलत किया, उसने AK-47 हटा ली। ये 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। इनके साथ किस समाज ने गलत किया है? इनके साथ किसने हिंदू मुसलमान किया था? इनके साथ किसने प्रताड़नाएं की थी? इनको किसने मजबूर किया था? 4 लाख रुपए महीना। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कितने लोग हैं जो 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? और ये 4 लाख रुपए महीना कमाने के बाद AK-47 उठाते हैं। ये 4 लाख रुपए महीना कमाने के बाद 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लाके रखते हैं तबाही मचाने के लिए। दिस इज अबाउट इंडोक्ट्रिनेशन। इट्स क्लियर। ये देश को अंदर से बर्बाद करने की ये साजिश है। और जो भी इस साजिश में शामिल है, गृह मंत्री ने ठीक किया। सवाल पूछे जाएंगे लेकिन उनका जवाब ठीक है। कोई भी हो, जितने भी हो, इन सबको उनकी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए सजा। नहीं मिलनी चाहिए क्या, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए मुझे, 4 लाख, 3 लाख 80 हजार, 2 लाख 20 हजार, ये इनकी तनख्वाहें थी महीने की। कौन सी प्रताड़ना है? क्यों मजाक बना रहा है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद लेट्स डिबेट। गौरव भाटिया जी, सवाल पूछे जाएंगे सरकार से भी। स्पेशल रिपोर्ट। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाके के 24 घंटे के अंदर इस बात की आशंका तेज हो गई है कि एक बार फिर सरहद पार से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था, जिसका आका कोई और नहीं, भारत का दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर बताया जा रहा है। दरअसल फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसे अनंतनाग में जैश का पोस्टर लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
तो वहीं इस मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीन की हुई है, जो जैश की महिला विंग की कमांडर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनकर निकला। अलग अलग ठिकानों से जांच एजेंसियां डॉक्टरों के टेरर पैनल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने आज भूटान से बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपनी बात दोहराई, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी ने किया था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अमित शाह भी लगातार बैठकें गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से, संदीप त्रिपाठी हैं कांग्रेस, मौलाना अंसार रजा, हाफिज गुलाम सरवर, अनंत विजय जी। गौरव भाटिया, सरकार आपकी है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में ब्लास्ट, ये डॉक्टर, ये नया मॉडस ऑपरेंडी है। कोई इसको कह रहा है व्हाइट कॉलर जिहाद, कोई इसको कह रहा है कुछ, ये इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन है। इसको कोई और शब्द नहीं दिया जा सकता। अब मॉडस ऑपरेंडी बदल रही है। डॉक्टर एमबीबीएस 4-4 लाख रुपए महीना कमाने वाले ब्लास्ट कर रहे हैं गौरव भाटिया, और दिल्ली के बगल में फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहुंच जाता है। ओपनिंग कमेंट्स गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी परिवारों को जिन्होंने अपना परिजन खोया है, हमारी संवेदनाएं हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत ही सख्त, मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया है, और संदेश आतंकियों के लिए भी है और आतंकियों के आकाओं के लिए भी है। और संदेश ये है कि कहीं भी छुप जाओ, हम ढूंढ निकालेंगे और 72 हूरों के पास इन सब को भेजेंगे। दूसरी बड़ी बात है, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं घटनास्थल पे गए और बैठक भी हो रही है उच्च अधिकारियों के साथ, और हम ये स्पष्ट कर दें कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए जांच कर रही है और यूएपीए और तमाम और गंभीर जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, मुकदमा अब चल रहा है। देश को एकजुट होना चाहिए और एक मजबूत संदेश सभी आतंकियों को देना चाहिए कि आज भारत एकजुट है, चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक हो, चाहे वो किसी भी जात का नागरिक हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। और दुख की बात क्या है, ओछी घटिया राजनीति शुरू भी हो चुकी है। किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें मैं गैर जिम्मेदार कहता हूं। मुझे ये बात जरूर कहनी है, देखिए जो लोग ये कहते थे, जैसे राहुल गांधी ने कहा था आईसिस क्यों हुआ, आईसिस इसलिए हुआ कि युवा बेरोजगार हो गए, और भारत में भी वो इस तरह के अनर्गल बयान देते थे। अब डॉक्टर, जो बात आप उठा रहे हैं और बड़ी स्पष्टता से उठा रहे हैं, ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने तो कसम ली थी कि जान बचाएंगे नागरिकों की। अब जिनको रक्षा करनी थी, जिनको जान बचानी थी, वही जान ले रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो आतंकवाद और बेरोजगारी, अगर ये कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से आतंकवाद है तो ये गलत है। दूसरी बात, ये जो कवर फायर दिया जाता है आतंकियों को कि बेचारा मजबूर था, उससे गलती हो गई, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे याकूब मेमन, उसकी फांसी की सजा ना हो। समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, अखिलेश यादव ने तो कहा था अलकायदा मॉड्यूल पकड़े जाने पे कि हमें उत्तर प्रदेश की वर्दी और पुलिस पे यकीन नहीं है, क्योंकि अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया था। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आतंकी होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे अगर मुसलमान है, क्योंकि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ऐश्वर्या जी, आज एक ये भी चिंतन होना चाहिए, ऐसे समय में क्या पार्टियों को तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग नहीं कर देना चाहिए और देश के साथ
देश की सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। गौरव भाटिया जी, और मैं तुष्टीकरण एक की तो बात और जगह कह है दूं। नहीं। बोलिए, देखिए, त्वरित कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। वो तो हमने सुना, हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, मैं कह गृह रहा मंत्री था, को भी देखिए, सुना। त्वरित कार्रवाई होगी और ठोस समाज- कार्रवाई होगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के पास भी, लेकिन आनंद दादा को भी ले आइए। आनंद दादा, अब ना क्लियर बात करने की बात है। मैंने हमेशा कहा है, अंसार रजा साहब और डंके की चोट पे कहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, उमर नबी, सज्जाद अहमद, सबके आगे डॉक्टर लगाया, डॉक्टर, और अनुराग भदौरिया वाला डॉक्टर नहीं, प्रॉपर डॉक्टर। अनंत विजय जी प्रॉपर डॉक्टर है ना, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जम्मू कश्मीर से आते हैं सारे, सबने अपने परिवारों से बात की है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस, हरियाणा एटीएस, गुजरात एटीएस, दिल्ली स्पेशल सेल जब इनके परिवार वालों से बात करता है तो इनके परिवार वाले विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, 2 साल पहले घर छोड़ गया, ये 4 महीने पहले घर छोड़ गया। तो उनको उनके कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं तो वो कहता है वी डोंट वांट टू कमेंट। ये इन मीर जाफरों को कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? अनंत विजय जी, इट्स हाई टाइम नाउ। ऐश्वर्या जी, देखिए, आप जो परिवार की बात कह रहे हैं वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को पहले आगे करने की रणनीति पर ये संगठन काम करते हैं। जो भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो हर समय उस परिवार की महिला या उस परिवार की कोई बुजुर्ग सामने आते हैं और कहते हैं कि ये आतंकी है और इसका हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आज सर्विलांस का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जमाने में वो इस तरह का झूठ बोलकर बच नहीं सकते हैं। ये इस केस में भी शामिल हुआ, पिछले सारे केस में शामिल हुआ, ये स्थापित हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि अब अपने परिवार वालों को भी ये पूछना होगा कि बेटे तुम कहां। मुल्क फिल्म का, आप फिल्मों की बात कर रहे थे, मुझे मिशन कश्मीर और फना याद आ रहे थे, जिसमें ऋतिक रोशन और आमिर खान दोनों के उसको यही बताया गया था कि ये बेचारे थे इसीलिए बंदूक उठा लिया, इन पे बहुत जुल्म हुआ इसलिए बंदूक उठा ली। इन पे डॉक्टरों पे कौन सा जुल्म हो गया भाई साहब, ये बताइए। ये इन डॉक्टरों को, जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, शाहीन जो महिला है वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम करती थी, वो उसकी जैस की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, मतलब चीफ है। तो मुझे ये लगता है कि इन सब को जो एक कवर देकर, जो इमोशनल कवर दिया जाता है कि हाय बेचारी महिला, और ये जो पूरा वारदात हुआ है, और ये वारदात बहुत किस्मत वाले थे और एजेंसियों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कम से कम बड़ी वारदात को रोक लिया है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ये 27 अक्टूबर से ऑपरेशन चल रहा है ऐश्वर्या जी, जब पहली बार आदिल मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया, मुझे लगता है कि उस समय से जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन था, जिसमें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को और हरियाणा पुलिस का तो कल आपने हाल देखा ही, किस प्रकार से अफरा तफरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 किलो का एक विस्फोटक कहीं जमा है किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, और आपको हवा तक नहीं लग रही है। आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं आता। अभी गौरव भाटिया जी ठीक कह रहे थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इनको पता क्यों नहीं चलता? और इसको टाइट करने की आवश्यकता है। अगर वहां से ये भाग कर चला है और फरीदाबाद से दिल्ली आता है, लाल किले की पार्किंग में रखता है, इतने सीसीटीवी का क्या फायदा, इतने टोल का क्या फायदा, इतने नाकों का क्या फायदा, इतने पुलिस वालों की गश्त का क्या फायदा? और हरियाणा और दिल्ली पुलिस के संसाधन में बहुत अंतर है। दिल्ली पुलिस तो G20 के बाद बहुत हाईटेक हो गई है। उनको अगर ये नहीं समझ में आता है, 3 घंटे से नहीं, आनंद दादा, मेरे को एक इतना बड़ा ये सवाल था, अंसार जी आपको उस पर कॉमेंट करना मैं आ रहा हूं, लेकिन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हरियाणा पुलिस RDX में था कि मीडिया ने RDX बोल दिया, क्लियर करो। अमोनियम नाइट्रेट तो पकड़ा था। फरीदाबाद से दिल्ली आने के मोटे मोटे 5 रास्ते हैं। उन 5 रास्तों में क्या कोई चेक पॉइंट था? क्या दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के एरिया में कोई चेक पॉइंट्स थे? क्या पुरानी दिल्ली जो सेंसिटिव जोन? और जब रात को मैं पहुंचा वहां पे आनंद दादा, चांदनी चौक के बिल्कुल जो मेन अब तो वहां पे जंगले लग गए हैं तो गाड़ियां तो जा नहीं सकती, लेकिन उसके ठीक बाहर जो जैन मंदिर है उसके बिल्कुल ठीक बाहर वहां पे गाड़ी का चिथड़ा उड़ा पड़ा है। और मोडस ऑपरेंडी नया है, स्लो चलती गाड़ी में, सेंसिटिव एरिया में रेड लाइट, और कोई डर नहीं था। इन डॉक्टरों में कोई डर नहीं था। कैमरे का जाल है 200 मीटर के रास्ते में, 400 ऑफिशियली 400 कैमरे हैं, जिसके अंदर 180 PTZ कैमरा है जो ऑडियो भी उठाता है।
उसके सामने करा इन्होंने। अंसार रजा जी, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इन सारे आतंकियों का आपको पता है एक ही धर्म है। आदिल पुलवामा, मुजम्मिल अनंतनाग, उमर पुलवामा, सज्जाद पुलवामा, और सारे डॉक्टर थे। कोई प्रताड़ित नहीं था अंसार रजा जी, कोई प्रताड़ित नहीं था। और अब उनके परिवार वालों से अगर सरकार या एजेंसी अच्छे से पूछताछ करेगी, क्योंकि प्रूफ है सबसे बात हुआ है, तो आप झंडा बरदार मत बनिएगा, आप झंडा लेके मत लहराइएगा कि उनके परिवार वालों को तंग किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ अंसार रजा जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन अनंत विजय साहब ने आज एक बहुत गंदी बात कही है। क्या? मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। वो एक जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा गंदी बात एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किस मदरसे में, किस मस्जिद में 300 किलो RTX मिला है। ये उन्होंने मस्जिद और मदरसे को जानबूझ करके लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये बहुत गंदी फितरत है। ये फितरत नहीं आजमानी चाहिए थी, कम से कम इंटरनेशनल चैनल पर। किसी ने मदरसे और मस्जिद का नाम कल से अब तक नहीं लिया है। इन्होंने जानबूझ करके मस्जिद और मदरसे का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा। ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं आप 300 किलो RDX पर। क्या पुलवामा में जब इतना RDX पकड़ा गया था, उसका आज तक सोर्स पता चला क्या, जो आपको दिल्ली के बगल का पता चल जाता? तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं उनके घर वाले, ये उनके घर वालों को सबको पता है कि पैसे ये भेजते हैं वहां, ये पैसे भेजते हैं घर वाले, तो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे बेटे से कोई कनेक्शन नहीं है। इनके जो आलीशान घर दिखा रहे हैं टीवी वाले, ये उन्हीं पैसों की कमाई से बनते हैं। कैसे हमारी एजेंसी को पता नहीं चल रहा कि ये पैसे वहां जा रहे हैं? देखिए, जिनके साथ जो हादसा हुआ है, हम उनके गम में शरीक हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है इस मुल्क के साथ। जो लोग भी खेल रहे हैं, ये खेल ठीक नहीं है। हमारे भारत जैसे पवित्र मुल्क को ये कुछ डॉक्टर हों या जो भी दाढ़ी टोपी वाले हों, अगर ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारी देश की सरकार की कि पुलवामा के अटैक के टाइम पर जब 40 लोग हमारे शहीद हुए थे, उनकी जांच आज तक नहीं हो पाई। आप दिल्ली के बगल में 300 किलो RDX जमा कैसे हो गया, जहां बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, सेंट्रल सरकार बीजेपी की, और कमाल कर रहे हैं आप दूसरों पे क्या साहब, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए और बदले की। अरे कौन राजनीति कर रहा है यहाँ? कौन तुष्टीकरण की बात कर रहा है? अनंत विजय जवाब दे रहा है आपको। अनंत विजय जवाब दे रहा है आपको। समाजवादी पार्टी आ रहा है। अनंत विजय जवाब दे रहा है आपको। दीजिए, दें जवाब। अनंत विजय जी दें जवाब, दें अनंत विजय साहब, कि उन्होंने मदरसे को मस्जिद का आनंद दादा, वो जवाब दें। क्या ऑटो म्यूट हो गया आनंद दादा, ऑटो म्यूट। मदरसे का नाम जो उन्होंने मस्जिद का नाम। आनंद विजय जी ऑटो म्यूट हो गया। मौलाना अंसार रजा साहब, अगर आप चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने मेरी बात सुना नहीं, और न मैंने RDX कहा, और मैंने विस्फोटक जरूर कहा, और विस्फोटक मैं अब भी कहता हूं। मैंने उस सेंस में कहा कि पुलिस वालों को अगर किसी मदरसे और मस्जिद में विस्फोटक होते हैं तो पता क्यों नहीं चलता है? तो आपके कान पर तो चूंकि वो लगा हुआ है, आप तो वही सुनेंगे, वही बोलेंगे जो आपको बोलना चाहता है। आपको मेरी बात गंदी लग सकती है, गंदी लगनी भी चाहिए। मुझे बताइए, किस मदरसे और किस मस्जिद में विस्फोटक मिला था? अनंत विजय जी, किस मस्जिद और किस मदरसे में विस्फोटक मिला है? सुनिए बताइए दुनिया को। अरे सुनिए ना, आंखें थोड़ी नॉर्मल करिए, नॉर्मल चेहरे से बात करिए। अंसार रजा साहब, आप मेरे मित्र हैं, तो उत्तेजना में अक्सर गलत बातें हो जाती हैं जो आपसे हो रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको कि आपने अगर मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी होती तो मैंने कहा कि किसी इलाके में अगर किसी मदरसे और मस्जिद में विस्फोटक जमा होता है तो पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं। आपने मेरी बात को दोहराया, सिर्फ मदरसा और मस्जिद उससे हटा दिया। और कितने मदरसे और कितने मस्जिदों में क्या क्या होते हैं छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं, क्योंकि आज वो बहस का विषय है ही नहीं। हमारे आज के आलोचना का विषय मदरसा नहीं है, न कोई मजहब है। हम तो उन जहनियत को, उन जाहिल लोगों की पहचान करना चाहते हैं जो इस आतंकवादी को
इन आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करते हैं। और आपसे अपेक्षा करता हूं, आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, कि उन जाहिलों को, उन अर्बन नक्सलियों को, उन टेरर को समर्थन देने वाले लोगों पे आपने पुलवामा का सवाल आज क्यों पूछा है? आपको आज पुलवामा का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आपने पुलवामा के सवाल उठा के इसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया अंसार रजा साहब, और देश की जनता ये देख रही है कि अगर इसमें कोई दूसरा नाम होता तो आप शायद इसको डाइल्यूट करने का प्रयास नहीं करते, आप इसको डाइल्यूट करने का प्रयास करते। आपको कहना चाहिए कि ये अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है, और इस अपराध में जो भी साथ है, चाहे वो मेरे ही मजहब का क्यों ना हो, मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। अगर आप मस्जिद और मदरसे पर जितनी जोर से बोल रहे थे, उतनी जोर से अगर आप इस पे बोल रहे होते तो अंसार रजा साहब, आपकी पहचान एक सच्चे देशभक्त मुसलमान के तौर पर होती, लेकिन परोक्ष अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए हम कह रहे हैं आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जहां सुनिए, मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की उनको पकड़िए, उनके घर वालों को पकड़िए, उनके रिश्तेदारों को पकड़िए, जो दहशतगर्द है, लेकिन मत लगाइए, लेकिन मत लगाइए, इसमें मुसलमान भी मरा, इसमें हिंदू भी मरे। कोई लेकिन नहीं, बिल्कुल हिंदू मरे हो, मुसलमान मरे हो, सबके साथ संवेदनाएं हमारी हैं। जो दहशतगर्द हैं वो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये आईडीएक्स जमा कैसे हुआ बीजेपी की सरकार में? मैं ये पूछ रहा हूं सर, इसमें गुनाह क्या है? इसमें क्या गुनाह है? 300 किलो इसका बीजेपी का फरीदाबाद 300 किलो नहीं था, 3000 किलो था अंसार रजा साहब। 2900 किलो है, 2900, 3000 होता है, वो 3000 किलो है। रिलैक्स, मैंने आप दोनों को मौका दिया। आपको पता है सर 3000 किलो, 3000 किलो आया कैसे, ये सवाल हमने 3000 किलो है, लेकिन दिल्ली में पहुंचा कैसे, दिल्ली के पास पहुंचा कैसे? समाजवादी पार्टी एंड देन बीजेपी वांट्स टू काउंटर। समाजवादी पार्टी, फराज साहब और गौरव जी, सरवर साहब आ रहा हूं, बोलिए फराज साहब, जो सवाल है वो जी देखिए। जी, मैंने आपका सवाल भी सुना और भाजपा प्रवक्ता का भी सवाल सुना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से ये क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं और मेरी पार्टी ने पहले भी कहा था, और आज भी हम कह रहे हैं कि जो टेररिज्म भारत की धरती पर हो रहा है, वो चाहे आतंकिस्तान फैला रहा हो या कोई भी फैला रहा हो या देश के अंदर से फैल रहा हो, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और हम भारत सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये हम पहले भी कह चुके थे, आज भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने शुरुआत में ही राजनीति करना शुरू कर दी और हमारे ऊपर भी राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया, तो हम सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहते हैं ऐश्वर्या जी, क्योंकि ये मौका नहीं है, हमारी संवेदनाएं हैं दिल्ली में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ, और जिन लोगों ने ये जघन्य हत्याकांड किया है, जो आतंकवाद वाली घटना की है, या जो भी ये जो घटना हुई है, उसकी हम कड़े शब्दों में और मेरी पार्टी मजम्मत करती है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी बात हुई राजनीति की, सियासत की, कि साहब हम सियासत करते हैं। मैंने तो अभी कोई बोला ही नहीं था, तो भाजपा प्रवक्ता ने कैसे बोल दिया कि समाजवादी पार्टी सियासत करती है या विपक्ष सियासत कर रहा है? लेकिन अब जवाब देना जरूरी है। जब इस देश के ऊपर 26/11 हुआ था, तो ताजमहल के होटल ताज के बाहर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे होते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो राजनीति नहीं कर रहे होते हैं? और आपको मैं एक चीज दिखाता हूं ऐश्वर्या जी, कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक एड छपता है भारतीय जनता पार्टी का। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, डेट मुझे इसमें क्लियर नहीं दिख रही है, और ये सबसे नीचे आपको एड दिख रहा होगा। इस एड में क्या लिखा होता है कि ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, और इश्तिहार के नीचे लिखा है वोट फॉर बीजेपी। तो 26/11 हमलों के बाद, और ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेड दे रहा हूं, इश्तिहार निकालते हैं 26/11 के बाद और कहते हैं ये साहब भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो इस देश में आतंकवाद और आतंकवादियों के ऊपर किसने राजनीति की है, उसका खुला प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी ने। ओके, गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी कह रही है राजनीति आप करते हैं, इस पर वो नहीं। देखिए, हाँ,
अब अभी कुछ दस्तावेज दिखा रहे थे। एक दस्तावेज मैं भी दिखाता हूं कि टूटी साइकिल का आतंकवाद पे कितना ढुलमुल रवैया है। यह है 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, और इसमें क्या लिखते हैं मैं इनके मैनिफेस्टो से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाल रखा है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा किया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा जवाब दिया और रोका, और बाद में जिन लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार छोड़ना चाहती थी वो सजा याफ्ता हुए। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने अभी कुछ टाइम पहले जब चुनाव थे उत्तर प्रदेश में तो कहा था आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि भाईचारे पे चोट लगे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, याकूब मेमन को फांसी ना दी जाए, ये मांग समाजवादी पार्टी के सांसद खुद करते थे। अब आप मुझे बताइए, अलकायदा का मॉड्यूल अगर पकड़ा जाता है, आतंकी पकड़े जाते हैं तो इनको दर्द होता है। आज एक बात हमें स्पष्ट जान लेनी चाहिए, वो पार्टियां और आतंकवादी सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सबसे आगे। और क्यों करती है ऐश्वर्या जी? ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है अगर मुसलमान है, आतंकी हो, घुसपैठिया हो तो क्या है, मेरा वोट बैंक है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। मौलाना जी भी कुछ कह रहे थे, मैं उत्तर देना चाहूंगा। मौलाना जी ने कहा कि सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सरकार अपना काम करती है। जो 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ लिया, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, इसने अच्छा काम किया। और एक चूक होती है तो आतंकी हमला होता है, जिसकी जिम्मेदारी भी हम देते हैं। लेकिन यह भी पूछा जाएगा, मौलाना साहब ने एक बार चिंता नहीं व्यक्त करी कि सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये समानता है। लेकिन एक और समानता है, सब मुसलमान हैं। तो अगर इनके धर्म को बदनाम करते हैं और आतंकी निकलते हैं तो एक मौलाना आके ये क्यों नहीं कहता कि मेरे धर्म को ये बदनाम करते हैं और ये चिंताजनक है? वो मौलाना ये क्यों नहीं कहता कि ये परिवार जो है जहां ये आतंकी रहते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये भी जिम्मेदार है? ये क्यों नहीं कहता कि मेरा धर्म के जो मौलाना है, जो कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाते हैं, वो भी जिम्मेदार है? कह चुका हूं मैं। क्या अंसार साहब? एक मिनट। हाँ बोलिए। नहीं कहा आपने नहीं कहा साहब। भाटिया आप बोलिए, आपको शर्म आती है नहीं, कि 5 डॉक्टर जो है सबके सब मुसलमान हैं और वो आतंकी है? बोलिए। गौरव भाटिया, अंसार रजा, सरवर साहब बोलिए आप, चलिए, लेकिन मत लगाइए। अरे सुनिए, मैंने बोलिए, आप पांचों जो मुसलमान निकले कि वो ये लोग आप मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, न इनके घर वालों को छोड़ना चाहिए। एक मिनट, ये मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, न इनके घर वालों को छोड़ना चाहिए, न इनके सपोर्टरों को छोड़ना चाहिए, और जिनकी ये सपोले हैं उनको सो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा इस्लाम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। लेकिन दूसरी चीज, आपने जो एक बात कही है कि कहीं आतंकवादी नहीं तो सब प्रदर्शन करने निकलेंगे आप रोड पे। मैं पूछ रहा हूं, आप एक भारतीय है ना मौलाना साहब? मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप कब रोड पे निकलेंगे? जब आप आतंकियों के जनाजे में, आप नहीं लेकिन आपके साथी कुछ हैं। तो आज मैं पूछता हूं, आप कब रोड पे निकलेंगे कि ये जो मुसलमान कहते हैं लेकिन ये दरिंदे हैं, आतंकी, कब रोड पे निकलेंगे? बताइए। आप मुझे बताओ, क्या करना चाहिए हम लोगों को ऐसा कि आपको हमारी भारतीय पर कोई शक ना हो? नहीं, मैं क्यों बताऊं? आपको नहीं पता क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ऐसा? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, या आपको नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ ना मुझे। को फांसी होने लगती है तो आप लोग रोड पे आ जाते हो। आपको कैसे एनआरसी लागू होता है तो आप रोड पे आ जाते हो। आप अपने आप को भारतीय कैसे साबित करेंगे? आज की चर्चा थोड़ी अलग है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, इसलिए आप भारतीय हैं। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय हूं। आप इसलिए तो आपको भारतीय बोला, प्रवक्ता है। आपको दुख हुआ क्या? पहले मेरी बात सुनिए और चिल्लाइए मत एक तो प्लीज। नहीं, दुख नहीं हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, भारतीयता को कैसे साबित करेंगे? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए क्या भाजपा में मेरे को क्या आवश्यकता है? जैसे आपको नहीं वैसे मुझे नहीं है।
लेकिन आप जब रोड पे निकलते हो आतंकियों के समर्थन के लिए एनआरसी का विरोध करते हो, घुसपैठिए चिन्हित कैसे होंगे बताइए? क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हैं? मैं आपसे पूछूंगा, आप रोड पे क्यों नहीं आप एनआरसी का विरोध करने के लिए रोड पे उतरते हो? जय श्री राम का मैं आपसे मैं तो उतर ही रहा हूँ और नारे मैं तो बिल्कुल, लेकिन आपके धर्म को जो बदनाम करते हैं दोनों तरफ, आपको नहीं चिंता होनी चाहिए। आपको क्या चिंता नहीं होनी चाहिए मौलाना साहब? हमें चिंता कैसे है, मौलाना है? हमें चिंता है। जिस कुरान पाक की आप कसम खाते हैं उस कुरान पाक को तार-तार करते हैं ये जिहादी, और आप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई आप बताइए ना, मैंने आपसे पूछा आप एनआरसी का विरोध करने के लिए रोड पर उतरे थे कि नहीं उतरे थे? करने से पहले हम तो अरे जहन्नुम से निकालेंगे, जहन्नुम से बहत्तर हुरों तक पहुंचाएंगे। हम किसी दहशतगर्द इतने के साथ छेद नहीं हो खड़े, जाएंगे गिन नहीं हम पाएंगे। किसी आतंकवादी के साथ नहीं खड़े, चिंता मत हम करिएगा अपने इस बात मुल्क की। के साथ खड़े हैं। आप देख और गौरव लीजिएगा भाटिया कोई साहब आपके जितने साथी भारतीय ना निकले आप हैं, बंधु। उतने ही भारतीय हम हैं। बिल्कुल मैं देखिए, मानता हूं ये आ गए ना, इस बात पे मैं आपसे सहमत हूं। आ गए ना आप उसी पे, जब तक आप नहीं आ गए ना आप उसी पे। ये मुसलमान अपने आप को बता के जिस तरह का जिहाद देश के खिलाफ चलाते हैं, ये शर्मसार करने वाली बात है। और जो खासकर लोग इस तरह मुसलमानों की के लिए। हरकतें कर रहे हैं और आप जैसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये क्यों ना जोड़े, किसी क्यों ना जोड़े, आप बताइए किसी क्यों ना जोड़े की जान नहीं लेता, क्यों ना जोड़े? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप मुसलमान हैं, आपके धर्म को बदनाम करते हैं, आप घर में बैठे ड्राइंग रूम में डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं कहते कि ये जिहादी है, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं? सड़कों पे हम उतरते हैं तो अभी तो डंडा लेकर के चले आते हैं। जो तिरंगे को ये सरकार की जिम्मेदारी आप हमारे निर्दोष भाइयों को मार देते हैं, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, और आप हमारे ऊपर थोप रहे हो। क्या किया था आप लोगों ने? फेलियर आपका है, फेलियर आपका है। सुनिए, फेलियर आपका। पहलगाम में कौन घुसा? हमारी जिम्मेदारी थी। पुलवामा में कौन घुसा? हमारी जिम्मेदारी थी। ओके, एक सेकंड सरवर साहब, सरवर साहब, भाई एक बात सरवर साहब को मिलेगा क्या? ओके अंसार रजा साहब लगा रहे हैं, चिल्लाइए मत। अंसार साहब आ रहा हूँ, प्लीज मैं एक बात और कहूँ। अंसार साहब आ रहा हूँ। हाँ मैं एक बात और, इनका सरवर साहब को ले, हाँ एक एक करके बोलेंगे। फराज साहब आ रहा पहले तो हाँ सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आज ये सवाल है ऐश्वर्या भाई, आपको याद होगा पहलगांव में धर्म पूछ के मारा गया, जब ये मुद्दा उठाया गया कि कैसे ये लोग मुसलमान हैं जो धर्म पूछ के मार रहे हैं हिंदुओं को, तो यही लोग सारे कपड़े आके उतरवा कहते के हैं, मारा। धर्म को बीच में न लाइए। आज मैं पूछता हूं इनसे, आप भारतीय हैं और आप सच्चे मुसलमान हैं, मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे, लेकिन अगर आपके धर्म को कोई बदनाम करता है, मस्जिद जाके वो भी आपके साथ नमाज पढ़ता है, वो भी आपके आराध्य अल्लाह का नाम लेता है, आज आप रोड पे क्यों नहीं निकलते? एनआरसी, सीएए, याकूब मेमन, बुरहान वानी सबके सरवर साहब पे निकले हैं। आज गुलाम सरवर जवाब दीजिए, गुलाम सरवर जवाब दीजिए। एक मिनट ऐश्वर्या जी, बहुत संवेदनशील विषय है। आनंद दादा को बुलाइए। सबसे पहले तो सभी जो मृतक हैं इस घटना में, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं गौरव भाटिया जी की बहुत सारी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, एग्री करता हूं। देखिए, मैंने अभी एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था सोशल मीडिया पर, और मैंने कहा था कि एजेंसियों को मस्जिद पर, मदरसे पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और हम दावत देते हैं कि वो हमारी मस्जिदों में आएं, देखें, और हमारे हिंदू भाई भी मस्जिद आएं, मदरसे आएं, देखें, समझें। उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मेरे लिए वाकई अफसोस की बात है, चिंता की बात है कि इस्लाम की आड़ में अमानवीय कृत्य यदि कोई करता है जिसकी इजाजत इस्लाम देता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सभी मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए यह चिंता का विषय है, और कैसे इससे निपटा जाए उसकी रणनीति तैयार करनी बहुत जरूरी हो गई है। हमें फ्रंट पर आना ही होगा, इसके खिलाफ मोर्चा संभालना को याद है बातें अपनी गांव में अगर कोई चोरी डकैती करता था तो उसको गांव निकाला कर देते थे कि आप लोग मिलके इनको कुछ निकाला नहीं कर सकते, कि हम अब तुम्हें
नहीं करेंगे। देखिए, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे रिलीजियस ऐसे लोगों को, ये आतंकी हैं, ये कैसे डॉक्टर, आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो अनंतदा, डॉक्टर को भगवान के बराबर रखा जाता है। जब भगवान भी काम तब डॉक्टर बोला जाता है, डॉक्टर साहब बचा लो, भगवान के बाद तुम ही हो डॉक्टर, और ये डॉक्टर है चारों पांचों डॉक्टर। ऐश्वर्य जी, मैं तो उम्मीद करता हूं कि सरवर साहब, अंसार रजा साहब और फराज साहब के फराज किदवई साहब के चिंता के मरकज में अगर दहशतगर्द हैं तो इनको दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, आज नहीं तो कल। नहीं तो ये एक ऐसी आग है जो किसी न किसी दिन आप लोगों को भी झुलसाएगी। इससे आप लोग भी नहीं बचेंगे। अंसार रजा साहब और सरवर साहब, आपकी चिंता के मरकज में बिल्कुल होना चाहिए। और जायज बात कही है गौरव भाटिया जी ने कि आपके अंदर से मुस्लिम सोसाइटी आवाज उठनी चाहिए। अहमद फराज किदवई साहब, आप लोगों के अंदर से आवाज उठनी चाहिए। आप राजनीतिक दल में हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप बुद्धिजीवी भी हैं। एक बुद्धिजीवी के तौर पर अगर इस्लाम को कोई बदनाम करता है तो उसके खिलाफ आवाज अगर सोसाइटी से नहीं उठेगी तो इसका अंत बहुत मुश्किल होगा और बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो जाएगी। फराज किदवई सेकंड मुझे और सरवर साहब आ रहा हूं। फराज किदवई जी, देखिए ऐश्वर्या जी, अभी यहां पर अनंत जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और आपका मैं अनंत जी सुझाव लेता हूं, लेकिन मुझे एक अफसोस ये है कि मैं तो इन्होंने मुझे मौलाना अंसार रजा साहब और दूसरे साहब जो हैं और उनके साथ मेरा नाम भी जोड़ा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन इन्होंने क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो फौरन अनंत जी ने उसको पॉइंट आउट किया। नहीं, मैं आपको पढ़ा लिखा मानता हूं फराज साहब, आप ज़हीन आदमी हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के अलावा समाज में अपनी एक स्टैंडिंग रखते हैं, आप बुद्धिजीवी भी हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मैं आपका सजेशन लेता हूं, लेकिन ऐश्वर्या जी, मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब आप पूछिएगा कैसे, पर सारे आतंकियों का एक ही धर्म क्यों होता है? मैं बता रहा हूं, मैंने हमेशा बोला है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को मारना। पर आप देखिए तो हो क्या रहा है। अरे सर सुनिए तो, सुनाइए तो। आईएसआई और पाकिस्तान से अगर कोई जासूसी करता है तो मैं उसको आतंकवादी मानता हूं। अगर हमारी कोई खुफिया जानकारियां आईएसआई को दे रहा है तो मैं उसको आतंकवादी मानता हूं। रविंद्र नाम के एक आदमी को आगरा से गिरफ्तार किया गया, फिरोजाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और इल्जाम यह था कि आईएसआई को वो इंफॉर्मेशंस दे रहे थे। मोतीराम जाट, वो जासूसी गतिविधियों में संलिग्ध थे। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूं, एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार पैसे की वजह से 2023 से पाकिस्तान की खुफिया अधिकारियों और पीआईओ को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन साझा कर रहा था। मेरे को पता है अंग्रेजी में मैं 2 लाइनें पढ़ दूं, अंग्रेजी में 2 लाइनें पढ़ दूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ना। आप मेरी इंग्लिश डिबेट पे आइए, वहां पे इंग्लिश पढ़िए। लेकिन मैं आपका जो योर एजेंडा फराज किदवई इज वेरी क्लियर, योर एजेंडा इज वेरी क्लियर। आपको 4 ऐसे नाम देने हैं जो कि गैर मुसलमान हो और ये बैलेंस करना है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। हाँ, मैं कह रहा हूं, नहीं, लेकिन आज ये कह के क्या गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर? ओके, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर, गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर। हाँ, अंसार साहब आ रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, गुलाम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एक भारतीय होने के नाते कि एक और भारतीय जिसने अपना धर्म नहीं देखा और हमारी बात से सहमति जताते हुए कहा कि इस्लामिक स्कॉलर्स को अब मोर्चा संभालना पड़ेगा और अगर कोई इस्लाम का नाम बदनाम करके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता है तो मैं पूछना चाहता हूं गुलाम जी, क्या ये नहीं होना चाहिए? शाहबानों के लिए फतवा हो सकता है, महिलाओं के लिए फतवा हो सकता है, लेकिन जो आतंकी आपका धर्म बदनाम करते हैं उनके लिए कोई फतवा नहीं होता है। ये जितनी मुस्लिम बॉडीज है आज ये कहां है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ क्यों नहीं कहता है? ये स्कॉलर्स इस्लामिक कुछ क्यों नहीं कहते हैं? और दुख की बात देखिए क्या है, मैं हिंदू हूं, घर से कहता हूं हिंदू सबसे सहिष्णु है, हम बहुसंख्यक है लेकिन तब भी पद निरपेक्ष है हमारा देश। और अगर एक आतंकी भी निकलता है तो मेरा सर जो है शर्म से लटक जाएगा और मैं जाऊंगा समाज में कहूंगा
ऐसे व्यक्ति को निकाल के बाहर फेंक दो देश से। कोई आपने मोतीलाल का नाम लिया, रविंद्र का नाम लिया, आतंकी हैं तो उनको सजा मिल रही है। कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू पंडित बाहर नहीं आया उनका समर्थन करने, लेकिन फराज किदवाई के मुंह से एक बार नहीं निकला ऐश्वर्या भाई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद, ये हमें शर्मसार करते हैं। ये मुसलमान नहीं है। मैं फतवा जारी करता हूं, भारत से इन्हें निकाल देना चाहिए, फांसी होनी नहीं बोलेंगे। ये नहीं अंसार रजा काउंटर कर, एंडिंग कमेंट्स अंसार रजा साहब। सरवर साहब आ रहा हूं, अंसार रजा जी। मैं ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया साहब ने जो आखिर में 2-3 जुमले कहे हैं, मैं भाटिया साहब से वादा करता हूं कि भाटिया साहब, पहली बात तो हमारा इस्लाम इन जैसे आतंकियों के लिए पहले ही फतवा जारी कर चुका है कि ये मुसलमान नहीं है और इनका समाज से मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के कातिल हैं। दूसरी चीज, आज में एक बहुत बड़ी बात भारत पे दिखाई, आज में एक बहुत बड़ी बात, आज मैं बहुत बड़ी बात अपने देश के तमाम मुस्लिम उलमा से और तमाम मुस्लिम तंजीमों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी मस्जिदों पर, अपने अपने मदरसों पर नजर रखें। इस तरह के लोग अगर बाहर से आपके यहां आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपके यहां 10 मिनट बोलना चाहते हैं, उन्हें कतई परमिशन मत दीजिए जब तक कि आप पूरी तरीके से उनसे मुतमईन ना हो जाएं कि ये आदमी सही है, गलत है, क्या है। दूसरी चीज, पूरे मुसलमानों को अगर 6 डॉक्टरों ने बदतमीजियां की हैं, दहशतगर्दी फैलाई है और आतंक फैलाया है, इनको सजाएं मिलनी चाहिए। इनको कब्रिस्तान में जगह मत दीजिए अगर फांसी हो जाए तो। लेकिन खुदा के वास्ते पूरी कौम को, पूरी समाज को इन दहशतगर्दों से मत जोड़िए। हमारा इस कौम को सामने आना होगा, अहम रुकन में फजूल कौम को आगे आना होगा, की इजाजत नहीं देता तो वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे देगा? जो इस्लाम हरे भरे पेड़ काटने की इजाजत नहीं देता, वो अगर सारे आतंकी निकलेंगे आपकी कौम से देगा तो आपको सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स। कैसी बातें करते हैं? देखिए, जो लोग निकले हैं, सबसे पहली बात, फराज साहब 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड बोलिए। फराज साहब ने जो बातें कही हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि वो फिर मुसलमान नहीं है। मैं भी पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार सोसाइटी का हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम सरकर्दा तंजीमों ने आतंकवाद के खिलाफ यूनाइट होकर फतवा दिया है, आवाजें उठाई है। कोई तंजीम मुसलमानों की ऐसी भारत में नहीं है जिसने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हाँ, सरकार को इसके प्रति सजग होना चाहिए और हमारा सहयोग लेना चाहिए। हम सहयोग करने के लिए हमेशा अपने आप आगे आना पड़ेगा। तैयार है हमारी पार्टी, इस्लामिक स्कॉलर्स को अपने आप आगे आना पड़ेगा। सरवर साहब, फराज किदवाई 30 सेकेंड। फराज किदवाई, देखिए ऐश्वर्या जी, एक चीज और है कि हमारे प्रधानमंत्री, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनसे भी एक अपेक्षा है। उनसे यह अपेक्षा थी कि भूटान जाकर के इस टाइम केक काटने के बजाय, और सुबह एक फोटो ऐसे जारी हुई थी उनकी ट्विटर पे भी कि वो भूटान जा रहे थे, इस टाइम उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो इस देश में रह करके इस देश में रह करके इसकी अच्छी तरह से जांच हो, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए हाई प्रोफाइल मीटिंग में खुद रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस वक्त केक काटने नहीं जाना चाहिए था, जैसे वो नवाज शरीफ के यहाँ केक काटने चले गए। आनंद दादा एंडिंग कमेंट्स। आनंद दादा, मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे इस पूरे वाकयात पर मुल्क फिल्म का वो एक सीन याद आ रहा है जहां की दहशतगर्दी में जब उनका पुत्र मारा जाता है तो वो अपने परिवार से जाके कहते हैं, उनका मित्र उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा दहशतगर्द था तो तुम्हें अपने बेटे पर नजर रखनी चाहिए थी। सब लोगों को अपने घर में नजर रखनी पड़ेगी कि उनके बेटे बेटियां क्या करते हैं। मोहम्मद शाहीन के बारे में कोई सोच सकता था क्या, जो लखनऊ से गिरफ्तार हुई हैं और इतने बड़े पद पर दहशतगर्दों के साथ काम करते हुए पहुंच गई? परिवार ने उनको देखा नहीं होगा क्या? मैं मान नहीं सकता जिस तरह से आज आपकी रिपोर्टर के साथ जिस तरह के बात कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं होगा कि उनकी बेटी ऐसा कर रही है? क्या उनके पास धन नहीं आ रहा होगा?
इसकी भी जांच होनी चाहिए। गौरव भाटिया, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मुझे तो दुख ये होता है कि कौन सलाह देता है। मुजफ्फरनगर दंगों में जब 65 भारतीयों की जान चली गई तो अखिलेश यादव सफाई महोत्सव में डांस और नाच गाना कर रहे थे, वो हमें बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज भूटान से क्या बोला है, उन्होंने कहा है आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग पूछ रहे हैं ना 56 इंच की छाती, यही 56 इंच की छाती 72 हुरों तक आतंकियों को पहुंचाएगी। आंखें खोल के रखना और छेद गिनना मुश्किल हो जाएगा, इतनी गोलियां इन लोगों को मारी जाएंगी, फांसी की सजा होगी। ये आतंकी बचने वाले नहीं है। देखिए, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। ये आतंकी हैं, इनके नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगा है, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। लेकिन आज ये सवालों का जवाब हमें अपने आप से भी पूछना होगा कि आखिर कब तक हम ये सोचेंगे कि सिर्फ जिसने प्रताड़नाएं देखी हैं, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो ही बंदूक उठाता है। ये 4-4 लाख कमाने वाले डॉक्टर, ये एक नया मोडस ऑपरेंडा है, एक नया तरीका है जिसको देश के दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो मीर जाफर, ये जो आज के मीर जाफर, ये जो आज के भारत के दुश्मन भारत में छुपे बैठे हैं, अब समय है कि उनको हमें ढूंढ निकालना है। और जैसा कहा, हम सबको उसमें मदद करनी है। उसमें यह नहीं देखना कि ये किसका भाई, ये किसकी बहन है, नहीं देखना। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH